हेलो दोस्तों, थर्ड पेपर का सेकंड यूनिट अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा की चुनौतियां। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में अपन बातचीत करेंगे, जिसमें कुछ जातियों के बारे में अपन बातचीत करेंगे, दलित समुदाय के बारे में बातचीत करेंगे, जाति व्यवस्था वगैरह के बारे में। और ये यूनिट आपका 15 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है निबंधात्मक प्रश्न को लेकर के बातचीत करेंगे और कुछ छोटे प्रश्न भी यहाँ से बनने वाले हैं। तो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है हर एक टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स ही लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। साथ में ही वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और आपके इस पेपर के थर्ड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को क्रम वाइज देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। वहां से आप आसानी से यूनिट बाय यूनिट वीडियोस देख करके अपनी तैयारी बेटर कर पाएंगे। तो आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है, चैनल के होम पेज पर जाने के बाद में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक अपन यहाँ पर बात करते हैं जाति व्यवस्था को लेकर के। इसमें देखिए, हिंदी शब्द जाति जो है वो अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कुछ लोगों के अनुसार कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जन्म या भेद या प्रजाति। कुछ लोगों के अनुसार क्या है, कास्ट को लैटिन भाषा के कास्टस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, प्रजातीय तत्व या नस्ल। तो ये आपको ध्यान रखना है लैटिन भाषा के अनुसार और पुर्तगाली भाषा के अनुसार। हिंदी जाति शब्द जो है वो संस्कृत के जन धातु से बना है। हिंदी का जो जाति शब्द है ये संस्कृत के जन धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, उत्पन्न करना या फिर उत्पन्न होगा। अनेक विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं जाति के संबंध में आई हैं। होबेल के अनुसार परिभाषा आई है, अंतर्विवाह और वंशानुक्रम। अंतर्विवाह और वंशानुक्रम द्वारा प्रदत्त स्थिति की सहायता से सामाजिक वर्गों को जमा देना ही जाति है। अंतर्विवाह मतलब एक ही समूह के अंदर विवाह वगैरह सारी प्रक्रिया रहेगी, उसी में वंशानुक्रम संक्रमण चलता रहेगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो वंशानुसंक्रमण वगैरह बात आपको ध्यान रखनी है होबेल के अनुसार। दूसरा परिभाषा दी गई है R.N. मुखर्जी के अनुसार, जाति जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा, सामाजिक सहवासों के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। तो ये बात ध्यान रखनी है R.N. मुखर्जी के अनुसार। अगली परिभाषा आती है ब्लंट के अनुसार। ब्लंट के अनुसार देखिए, अंतर्विवाही समूह है, अंतर्विवाही समूहों का संकलन, या तो अंतर्विवाही समूह है या उनका संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, आपको समाज के नियम वगैरह पालन करने होते हैं। उसके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होती है। तो ये आपको ब्लंट के अनुसार ध्यान रखना है। इस तरह से ये परिभाषाएं कुछ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं जाति क्या है, जाति की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों द्वारा जाति की परिभाषा क्या दी गई है। तो मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कुले ने परिभाषा दी है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो उसे जाति कहते हैं। J.H. हट्टन के अनुसार जाति के अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित व एक दूसरे के पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के अनुसार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है। तो ये परिभाषाएं भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में वर्ण व्यवस्था के बारे में अपन बातचीत करते हैं। तो हिंदू समाज में कार्य समाज के सिद्धांत के अनुसार समाज 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये आपको वर्ण व्यवस्था ध्यान रखनी है। पुराने जमाने की हिंदू समाज के कार्य व्यवस्था के सिद्धांत और ब्राह्मणों की सबसे श्रेष्ठ और शूद्रों को निम्न दर्जे का माना जाता था। ब्राह्मणों के कार्यों को उस समय पर सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इसके बाद रक्षा और युद्ध प्रशासन तथा शासन कार्य थे जो क्षत्रियों के माने जाते थे। व्यापार, वाणिज्य आदि का कार्य वैश्यों का रहा। कृषक और दस्तकारों की भी जातियां थी। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था और जातियों में अंतर क्या है, इसको लेकर के प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, वर्ण गुण तथा कर्म पर आधारित है, जबकि जाति जन्म पर आधारित है। दूसरा, वर्ण की संख्या जाति से कम है। तीसरा, वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। चौथा, वर्ण जाति की अपेक्षा लचीली व्यवस्था है। पांचवा, वर्ण में खानपान, विवाह एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध नहीं पाए जाते हैं, जबकि जाति में पाए जाते हैं। छठा, वर्ण समानता पर आधारित है, जाति नहीं।
सातवां, वर्ण व्यवस्था कर्तव्यों की व्याख्या करती है, जबकि जाति खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास एवं पैसे संबंधित निषेधों की व्याख्या करती है। तो ये अंतर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में संस्कृतिकरण अपन बातचीत करते हैं। संस्कृतिकरण, इसमें देखिए एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मध्य या निम्न जाति के लोग किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपना करके अपनी सामाजिक परिस्थिति या हैसियत को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये संस्कृतिकरण होएगा। यद्यपि यह प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है और स्वतंत्रता प्राप्ति यहाँ तक कि औपनिवेशिक काल से भी पहले से अपनाई जा रही है, लेकिन हाल के समय में इसका बहुत अधिक प्रचार हो गया है। अपनी जाति को दूसरी जातियों की तुलना में देखना और उससे ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा फ्रांसीसी समाजशास्त्री बोधरियू ने दी थी, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में जाति और जनजाति के बारे में अपन बातचीत करते हैं। आदिम समुदायों में जनजाति और हिंदू समाज में जाति महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है। जाति एवं जनजाति दोनों के अर्थों के संबंध में काफ़ी भ्रम रहा है। कभी कभी जाति और जनजाति का प्रयोग पर्यायवाची रूप में भी किया जाता है। जाति और जनजाति में अंतर का अगर प्रश्न आता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है। पहला बिंदु देखिए, जाति के लोगों का अधिकांशतः एक ही व्यवसाय होता है। जाति का एक ही व्यवसाय होएगा, जबकि एक जनजाति के लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं। जाति में तो आप ले सकते हैं कि कुम्हार हैं तो कुम्हार समाज पूरा फिर मटके बनाने का काम ही करेगा, मिट्टी वाला काम करेगा। और अगर लोहार समाज है तो फिर वो लोहे वाले जो औजार हैं उनको बनाने का काम करेगा। पर ऐसा जनजातियों में नहीं होता। तो इस तरह से आप कुछ उदाहरण भी यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट राजनीतिक संगठन होता है, लेकिन जाति का इस प्रकार का कोई भी स्पष्ट राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता। यद्यपि कभी कभी नीची समझी जाने वाली जातियों की पंचायतें अपनी जातियों के लिए राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करती है। तो दूसरा बिंदु ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु देखिए, एक जाति बहुत सी उपजातियों से मिलकर के बनती है, परंतु एक जनजाति में उपजातियां नहीं पाई जाती है, वो अकेली रहती है। जातियां बहुत सी उपजातियां रहती है, जनजाति में उपजातियां नहीं पाई जाती है। तो ये अंतर इधर हो गए हैं। और इसके बाद में चौथा अंतर देखिए, जाति किसी काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति नहीं मानती, जबकि जनजातियां विभिन्न कल्पनाओं को ही अपनी उत्पत्ति का आधार मानती है। पांचवा यहाँ पर आ गया, प्रत्येक जनजाति का अपना धर्म और देवी देवता रहे हैं, जबकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का अपना कोई पृथक धर्म और देवी देवता नहीं होते हैं। तो ये 5 अंतर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन अब बात करते हैं दलित समुदाय के बारे में। दलित समुदाय के बारे में देखिए, वे हिंदू जातियां जिनके संपर्क में आने पर उच्च जाति के हिंदुओं को शुद्धिकरण करना पड़े दलित कहलाते हैं। मतलब जिनको छुआछूत वगैरह से दूर, जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले अवस्था पर अवस्थित है। दलित समुदाय परिभाषा को व्यापक बनाने के प्रयास में किसी भी दबे कुचले समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है। दलित भारत की जनसंख्या के लगभग 16% हैं और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय समाज के निम्नतर श्रेणियों से संबंध रखते हैं। दलित न सिर्फ निम्न जाति श्रेणी से ही ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वे भारतीय समाज की निम्न श्रेणी से भी ताल्लुक रखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वे मूल रूप से श्रमजीवी जनसंख्या के अधिकांश भाग का निर्माण करते हैं। दलित चेतना का सकारात्मक परिणाम क्या है उस बारे में देखिए, वे देश के विभिन्न भागों में दलित जातियां संगठित समूहों के रूप में उदित हुई और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में संगठित व सामूहिक प्रयास आरंभ हुए। फलतः प्रौद्योगिक सुधार संभव हुआ। आर्थिक समानता की ओर बढ़ाए गए कदमों ने दलितों को अन्य समुदायों की तरह समर्थ बनाया। शैक्षणिक समानता के अवसरों ने आधुनिक मूल्यों के रूप में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों का विस्तार किया। इससे सामाजिक गतिशीलता के अवसरों में वृद्धि हुई, जिससे दलितों को अपनी स्थिति सुधारने के अवसर प्राप्त हुए। दलित चेतना आधुनिकीकरण एवं सामाजिक विकास में सहायक, एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में सहायक हुई है। तो ऐसे कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सकारात्मक परिणामों में। और अब बात करते हैं नकारात्मक परिणामों के बारे में। इसमें देखिए, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु जातीय प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में वृद्धि की गई है। जातिवाद में वृद्धि का कारण रही है और जातीय संघर्षों में वृद्धि हेतु प्रेरक रही है। इस रूप में लोकतंत्र के विकास में बाधक बनी है। नस्लवाद को प्रोत्साहन मिला है। बिहार, झारखंड में छत्तीसगढ़, इस तरह से ये लोकेशन भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दलितों की शिक्षा के बारे में प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, पिछले 30 वर्षों में, खास करके पिछले 10 वर्षों में शिक्षा की पहुँच बढ़ाने और बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखने में हमें काफ़ी सफलता मिली है। इसके बावजूद दलितों की स्थिति कई मामलों में अन्य समुदायों से पीछे ही है। भारत में सन 2001 में भी 100 करोड़ की आबादी में लगभग 30 करोड़ निरक्षर थे। इनमें से 5.2 करोड़ निरक्षर, लगभग 20% दलित थे। 2001 में पूरे देश में 55% दलित साक्षर थे, जबकि गैर दलित आदिवासी समुदायों में साक्षरता दर 69% थी।
स्त्री शिक्षा दलितों में विशेष रूप से पिछड़ी रही है। ये बातें कुछ यहाँ पर आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। 32% दलित बच्चे 5वीं से पहले विद्यालय परित्याग करते हैं। इसके अतिरिक्त शेष बच्चे हुए जो बालक हैं उनमें से 35% 8वीं पहुँचने से पहले विद्यालय छोड़ देते हैं। बचे हुए 33% बालक ही 8वीं कक्षा पढ़ते हैं। दलित बालिकाओं के संदर्भ में यह और भी कम है। ये तो बालकों का रेशियो है और बालिकाएं कुछ गिनी चुनी ही पढ़ती हैं 8वीं बाद तक। और दलित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रयास की आवश्यकता है। अगर प्रयासों के बारे में आपको प्रश्न आता है कि क्या प्रयास अपने को करने चाहिए, तो उसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी है। पहला बिंदु देखिए, हमें मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों को अपनाना होगा, जो मिड डे मील वगैरह होता है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रयासों से दलित परिवार की बालिकाओं को विद्यालय में आने जाने में उन्हें टिकाए रखने में विशेष व अभूतपूर्व सफलता मिली है। दूसरा, राजकीय विद्यालयों में हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना होगा ताकि दलित समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने की ओर प्रेरित हो, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु, दलित समुदायों में स्त्री शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करनी होगी ताकि उन्हें स्त्री शिक्षा के महत्व का ज्ञान हो सके और वे अपनी बालिकाओं को विद्यालयों में भेजने के प्रति गंभीर हो सके। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, चौथा बिंदु, इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालयों में इनके प्रति उचित व्यवहार किया जाए, अर्थात कोई भेदभाव ना हो, तो ये भी ध्यान रखना होगा। पांचवा बिंदु देखिए, दलित बाहुल्य के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में इसी समुदाय की अध्यापिकाओं की नियुक्ति भी दलित बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देगी। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आदिवासी शिक्षा में समस्याएं और योजनाओं के बारे में आइए अब अपन बात करते हैं। इसमें देखिए, हमारे देश में आदिवासियों की शिक्षा के समक्ष कुछ विशेष चुनौतियां रही हैं। 1990 के दशक तक सुदूर आदिवासी अंचलों में बहुत कम विद्यालय खुले थे। आदिवासी समुदाय जंगलों के बीच दुर्गम इलाकों में रहते हैं और आमतौर पर बहुत छोटी बस्तियों में दूर दूर रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं। इसका एक कारण यह भी था कि ऐसे क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के शिक्षक जाकर के नहीं रहना चाहते थे, जहां पर सड़क, अस्पताल, मध्यम वर्गीय शिक्षा, बाजार आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर शिक्षक भी जाना नहीं चाहते थे, तो उस वजह से विद्यालय नहीं खुल पाए। इसलिए आदिवासी अंचलों में प्रतिशत शिक्षकों की कमी रही और जो शिक्षक पदस्थ थे वो भी बहुत अनियमित रहे हैं, तो वो एक कारण रहा है विद्यालय कम खुलने के। इस तरह से ध्यान रखना। और 1980 के दशक में विश्व भर में आदिवासियों को अपने हितों की रक्षा में आंदोलन हुए। इसके दबाव के कारण विश्व भर में आदिवासी संस्कृति और उनके विशिष्ट शिक्षा के अधिकारों के प्रति एक संवेदना विकसित हुई। 80 के दशक से आदिवासी अंचलों में विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयास हुए। इनकी एक महत्वपूर्ण पहल राजस्थान की शिक्षाकर्मी परियोजना भी थी। इसमें यह मान्यता थी कि वंचित समुदायों में शिक्षा देने के लिए अलग तरह के प्रयासों की जरूरत है। जहां तक संभव हो स्थानीय समुदाय के ही शिक्षक व शिक्षिका, पाठ्यक्रम में लचीलापन हो और स्थानीय संस्कृति और समस्याओं पर केंद्रित पाठ्य सामग्री हो, विद्यालय के संचालन में स्थानीय समुदाय की वास्तविक भूमिका हो आदि आप काम ले सकते हैं। कि वहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे तो अच्छी प्रकार से उनकी खुद की मातृभाषा में ज़्यादा समझा पाएंगे, और पाठ्यक्रम में लचीलापन होएगा तो उनको कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा परीक्षा वगैरह का, और स्थानीय संस्कृति, समस्याओं आदि के बारे में पढ़ाएंगे, तो वो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनका रहेगा। इसके बाद में देखिए, लेकिन इस नीति को बिना पूरी तैयारी के जब पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया तो इसका यही मतलब निकाला गया कि आदिवासियों के लिए कम खर्चे में कम गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना है। जो भी हो, कम गुणवत्ता वाले ही सही, आदिवासी अंचलों में विद्यालय नामक संस्था जड़ पकड़ने लगी। विद्यालय की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री में बदलाव लाने का प्रयास राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 टॉपिक आपको ध्यान रखना है। ये आपके रीट के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है, तो आपको जरूर से याद रखना है। इसमें यहाँ संभव बच्चों की वास्तविक मातृभाषा व घर की बोली में शिक्षा देने की बात कही गई है। कक्षा में बहुभाषिता का उपयोग हो ताकि सभी बच्चों को कक्षा में अपनापन लगे। यही नहीं, शिक्षण में बच्चों की संस्कृति व परिवेश और सामुदायिक ज्ञान और बच्चों को अपने ज्ञान को महत्व देने की बात की गई। पाठ्य सामग्री में केवल शहरी मध्यम वर्गीय दृष्टिकोणों को ही नए प्रस्तुत करके विविध संस्कृति, सामाजिक वर्ग और समुदायों का प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। देश के हर राज्य की पाठ्यचर्या में इस तरह के बदलाव हों और शिक्षक नई सोच आत्मसात करें, जिससे आदिवासी समुदायों का भविष्य और उनके साथ में भारत का भविष्य भी उज्जवल होए। तो ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सरकार द्वारा भेदभाव मिटाने के क्या निर्णय लिए गए हैं, उनके बारे में प्रश्न आता है, तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला तो अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए, अस्पृश्यता का उन्मूलन, सामाजिक अन्याय और विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा। तीसरा बिंदु, जनसाधारण के लिए स्थित धार्मिक संस्थानों को अनुसूचित जातियों के लिए सुलभ करवाना। चौथा बिंदु, कुएं, तालाबों, दुकानों, रेस्टोरेंट और सड़कों आदि पर अनुसूचित जातियों के जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना।
5वां बिंदु, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए विशेष सुविधा, शिक्षा के लिए विशेष लाभ और आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाना, सरकारी सेवाओं में भर्ती व पदोन्नति में विशेष प्रावधान, लोकसभा व विधानसभाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं में विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान, उनके कल्याण व हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग विभाग व सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान। तो ये कुछ अनुसूचित जाति वगैरह के लिए काम किया गया। और इसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधानों की अपन बात करते हैं। पहला बिंदु देखिए, जनजातियों की शिक्षा के लिए शैक्षणिक जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान, इनमें आरक्षण तथा नामांकन हेतु आवश्यक शर्तों में छूट, छात्रवृत्ति आदि दिए जाते हैं। और नौकरियों में पदों का आरक्षण, संपत्ति में जनजातीय हितों की सुरक्षा, जनजातियों के आर्थिक व शैक्षणिक जो हित हैं उनके हितों में सहयोग और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा के निर्देश राज्यों को दिए गए। लोकसभा, राज्यसभा व पंचायती राज संस्थानों में स्थानों का आरक्षण, भूमि पर पारंपरिक अधिकारों की मान्यता एवं भूमि अलगाव में वैधानिक सुरक्षा। राष्ट्रपति कभी भी आयोग का गठन करके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण का जायजा ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इस तरह से अपना दूसरा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बात कर लिया है और अब अपन बात करने वाले हैं अगले वीडियो में तीसरे यूनिट के बारे में। थर्ड पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर के उधर से आप देख पाएंगे, यूनिट वाइज सारे अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इस वीडियो में आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।